डिस्क्लेमर, भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। ये कहानी किसी भी व्यक्ति, भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप नॉवेल चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अध्याय 6, कैंपस बैले को नाराज करना। अनुवादक, ये स्टोरी सुपर टॉप चैनल द्वारा लिखा गया है, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करो और एंजॉय नाउ। अगले दिन सुबह से ही लव के बारे में विभिन्न प्रकार की खबरें और कहानियां पूरे किंग हाई में फैल गईं और जंगल की आग की तरह फैल गईं। सुना है, लगता है 12वीं कक्षा का छठी क्लास का निकम्मा लव कल रात बहुत देर से हॉस्टल लौटा था। मैंने सुना है कि वो बहुत गुस्से में था और उसने अपने कमरे में आयन पर पैर रख दिया था। मैंने इसके बारे में बहुत पहले सुना था। बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। तुम्हें पता है मोहन कौन है ना? उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया कि वह दरवाजे से बाहर उछल गया और उसके 2 दांत टूट गए। जाहिर है मुझे पता था। जब मैं स्कूल आया तो मैंने उसे अस्पताल की तरफ जाते हुए अपने गाल पकड़े देखा था। मुझे लगता है वो अपने दांत भरवाने वाला है। अरे, उसके गाल तो इतने सूजे हुए थे। अविश्वसनीय है। उस बेवकूफ मोटे सुअर की शक्ल देखकर अंदाजा लगाए, आखिर उसे इस हद तक क्या उकसाया होगा। यह मत भूलिए कि लगभग 3 सालों तक किसी ने भी उसे तंग किया हो, उसने कभी बदला नहीं लिया। हे, क्या तुम्हें सच में पूछना जरूरी है? उस बेवकूफ ने कल रात हमारे स्कूल की नंबर 1 कैंपस बैले शान से सच कबूल कर लिया। मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन किसी को मत बताना। लव जब हॉस्टल लौटा तो आधा नंगा था। खैर, तुम यकीन से नहीं कह सकते। शायद लव को लगा होगा कि चूंकि उसने शान को परेशान और कलंकित किया था, इसलिए देर सवेर उसे फंसाया ही जाएगा। इसलिए उसने हॉस्टल में जो किया वो किया। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो लोग सचमुच अपना दिमाग खो देते हैं। अल्पविराम। कल रात की खबर हवा के झोंके की तरह थी जो सुबह से ही स्कूल परिसर के हर कोने में फैल गई थी। इसके अलावा हाई स्कूल के छात्रों की कल्पनाशीलता के साथ अफवाहें और भी ज्यादा बेतुकी हो गईं। कल की घटना को अंत तक इतना तोड़ मरोड़ दिया गया था कि पहचानना मुश्किल हो गया था। उस बेकार के बदमाश लवी ने कल रात हमारे कैंपस की सुंदरी शान के सामने अपनी गलती मान ली और उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप उसके अंदर का शैतान बाहर आ गया और उसने उसके साथ जबरदस्ती की। हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। हालांकि जब वह अपने हॉस्टल वापस आया तो उसने अपने उन हॉस्टल के साथियों की, जिन्होंने पहले उसे परेशान किया था, खूब पिटाई की। संक्षेप में कहें तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे मेढक हंस के मांस के लिए लालायित हो। वह उसकी पहुंच से बाहर थी। शायद यही वह निष्कर्ष था जिसने हाई स्कूल के बच्चों की बेतहाशा कल्पना और जिज्ञासा को संतुष्ट किया। अंततः कहानी का यही वह संस्करण था जिसने छात्रों के बीच सबसे ज्यादा स्वीकृति प्राप्त की। कक्षा 12 कक्षा 6। आयन के हाथ में एक अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक थी। हालांकि उसकी आंखें किताब पर टिकी थी, उसका ध्यान कहीं और था। उसके चेहरे पर एक दुष्ट और धूर्त मुस्कान थी जो सफलता का प्रतीक थी, और बीच बीच में उसके होठों के कोनों से निर्दयता का भाव झलक रहा था। लव, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए, और हालांकि मैं अब तुम्हें हरा नहीं सकता। स्कूल के बिग 4 बुलियों में से 2 ने खुलेआम कबूल किया है कि उन्हें शान पसंद है। देखते हैं जब ये खबर बाहर आएगी तो तुम्हारी मौत कैसे होगी। जैसे ही उसके विचार वहां गए, आयन के दिल में एक अजीब सी संतुष्टि भर गई। मानो वह सचमुच लव को उन गुंडों द्वारा इतना प्रताड़ित होते हुए देख रहा था कि वह उठ भी नहीं पा रहा था, और दर्द से चीख रहा था और रहम की भीख मांग रहा था। अगर तुम लड़ सकते हो तो क्या हुआ? तुम्हारा रिजल्ट क्लास में सबसे आखिरी है, तो शायद तुम कॉलेज की प्रवेश परीक्षा भी पास नहीं कर पाओगे और भविष्य में मजदूर बन जाओगे। आयन की आह की भावना एक प्रबल थी और उसने जल्दी ही अपनी श्रेष्ठता का बोध पुनः प्राप्त कर लिया। बहुत जल्द वह आत्म प्रशंसा की स्थिति में ढलने लगा। शान निश्चित रूप से इसकी हकदार थी जब लोगों ने उन्हें किंग हाई स्कूल के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कैंपस बैले का खिताब दिया। चाहे उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, शारीरिक गुण हो या शैक्षणिक परिणाम, उनकी योग्यता हमेशा उच्च रही। हालांकि शान का खूबसूरत चेहरा बर्फ से ढका हुआ लग रहा था। उसका उदास चेहरा, तेजी से ऊपर नीचे होता विशाल वक्ष, और उसकी कोमल पतलून के साथ साथ फैले हुए नथुने उसे एक गुस्सैल छोटे शेर जैसा बना रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह अब और खुद को रोक पाएगी। ठीक उसी समय उसकी डेस्कमेट लिली, जिसका उपनाम माउथ रनर था, जिसका पसंदीदा काम चीजों की तह तक जाना था, उसके साथ गपशप करने की कोशिश करना बंद नहीं करता था। लिली भी काफी आकर्षक थी। दरअसल अगर वह कुछ साधारण दिखने वाले लोगों के बीच होती तो उसे सुंदर माना जाता, लेकिन जब वह शान के साथ होती तो वह फूल के लिए पत्ते की तरह एक सहायक वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं होती। मैं कहता हूँ, शान, क्या लव ने वास्तव में तुम्हारे साथ कुछ किया है? मैंने कल रात उस बेवकूफ को देखा भी नहीं। मैं इस सवाल का जवाब पहले ही कई बार दे चुकी हूं और अब मैं इससे तंग आ चुकी हूं।
शान ने लिली की तरफ गुस्से और शर्मिंदगी से भरे भाव से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी फट पड़ेगी। लेकिन कल रात मैंने सचमुच लव को स्कूल से बाहर तुम्हारा पीछा करते देखा था। तुम दोनों के बीच की दूरी 30 मीटर से ज्यादा नहीं थी। लिली ने पलकें झपकाई मानो वह शान के उत्तर से संकेत या सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत है। ठीक है, मैं मानती हूं कि कल रात वो मुझसे ज्यादा पीछे नहीं था। कुछ 100 मीटर चलने के बाद वो मुड़ गया और मेरे विपरीत दिशा में चला गया। उसके बाद मैं सीधा घर चला गया। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अभी जाकर मेरे माता पिता से पूछ सकती हो। क्या तुम इस जवाब से संतुष्ट हो? शान का दिमाग खराब होने वाला था। हालांकि स्कूल पहुंचते ही उसने सबसे पहले देखा कि कैसे उसके सहपाठी उसे जज कर रहे थे और आपस में कानाफूसी कर रहे थे। खबर के टुकड़े टुकड़े सुनकर वह गुस्से से उबल पड़ी। जब वह आखिरकार अपनी कक्षा में पहुंची तो शान ने देखा कि वहां हर कोई उसे अलग नजर से देख रहा था। वह उसी समय पागल होने वाली थी और वह सचमुच लव को 1000 टुकड़ों में फाड़ने से पहले उसे फांसी पर लटका देना चाहती थी। क्या यह मुमकिन है कि वह बेवकूफ लव तुम्हें ये बताने के लिए इस तरह का तरीका अपनाना चाहता हो कि वह तुम्हें पसंद करता है? लिली में सचमुच एक रिपोर्टर बनने की क्षमता थी। हालांकि चूंकि उसमें शान को सीधे भड़काने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह बस मन ही मन बुदबुदाई। ये सुनकर शान एक पल के लिए सन रह गईं। सच है, ऐसा होना वाकई मुमकिन है। मैं आज उसे बताने का कोई मौका ढूंढ ही लूंगा। मैं उसे स्वीकार करने के बजाय एक सुअ को स्वीकार करूंगा। उसे बस छोड़ देना चाहिए। कितना बेवकूफ है। एक ऐसा बेवकूफ जिसका आईक्यू सुअ से भी कम है। लिली का मुंह फड़क रहा था और उसने बेपरवाही से कहा, क्या तुम मुझसे क्लास में आने की उम्मीद भी करोगे? कहने की जरूरत नहीं कि कॉलेज की प्रवेश परीक्षा छोड़ने के बाद शिक्षक भी उससे परेशान नहीं हुए। शायद उसका दिमाग खराब हो गया था, इसीलिए कल रात सेल्फ स्टडी सेशन में आया और आज इतना हंगामा मचा दिया। अगर वो आने की हिम्मत कर भी ले तो कमाल हो जाएगा। अल्पविराम। जिसने ये सब शुरू किया था, वह उस समय का आदमी, वह मूर्ख जो शान की नज़र में सुअर से भी अधिक बेकार था, अभी अभी अपनी नींद से जागा था। लव भूख से जाग गया। लव अपने पेट की गड़गड़ाहट सुनकर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और कड़वी मुस्कान बिखेर दी। उसे याद आया कि जब से उसने खुद को उपवास के लिए मजबूर किया है, तब से उसे सामान्य भोजन का स्वाद भी मुश्किल से ही मिला है। हालांकि चूंकि वह क्लेश अवस्था में ही पृथ्वी पर निर्वासित हो गया था, इसलिए वह नश्वर हो गया। हालांकि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता वजन कम करना था, फिर भी उसे अपना पेट भरना था और अपने अंगों का अच्छा ख्याल रखना था। मुझे पहले खाना खरीदना है। बकवास। लव हैरान रह गया। उसका बटुआ और भोजन कार्ड उसके कोट में थे, लेकिन उसने कल रात ही उदारतापूर्वक अपना कोट केली को दे दिया था। काश कोई स्टोरेज बैग या किसी प्रकार का कोई स्थानिक जादू उपकरण होता। ये बहुत अधिक सुविधाजनक होता। लव ने खुद से कहा। उफ, आजकल अच्छा इंसान बनना मुश्किल है। जब भी मैंने कोई अच्छा काम किया तो मुझे भूखा रहना पड़ा। लव ने अपना खाली पेट रगड़ा और पछतावे से दांत पीस लिए। उसने खुद से कसम खाई कि वह फिर कभी अच्छा इंसान नहीं बनेगा और सोचता रहा कि वह अपना खाली पेट कैसे भरेगा। क्यों न मैं अपनी छोटी सौतेली बहन से कुछ उधार ले लूं। उसकी याददाश्त के अनुसार उसकी एक छोटी बहन भी थी जो किंग हाई स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसका नाम आर्य था और उसकी शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि वह स्कूल की 3 कैंपस की लड़कियों में से एक थी। उसके मन में एक छवि उभरी, बड़ी बड़ी चमकदार आंखों वाली, लंबी और पतली काया वाली, चोटी बांधे एक सुंदरी। लव उस छवि को देखकर सिहर उठा। आर्य, वह हमेशा उससे निराश रहती थी क्योंकि उसे उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। दरअसल 12वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते उसके बारे में उसकी धारणा और भी खराब हो गई। हालांकि वे एक ही स्कूल में थे, फिर भी वे एक दूसरे से बस कुछ ही महीनों में मिल पाते थे। या अगर वे एक दूसरे को देख भी लेते और लव उसके पास जाने की कोशिश भी करता, तो उसे बस गहरी निराशा से भरी एक ठंडी कराह ही मिलती, जिसके बाद वह पलटकर भाग जाती। लव इन दोनों भाई बहनों की मानसिकता को पूरी तरह समझता था। वह जानता था कि आर्या अपने भाई को नीची नज़र से नहीं देख रही थी, बल्कि वह इस तरीके का इस्तेमाल अपने भाई को मर्द बनने और कमज़ोर न बनने के लिए प्रेरित करने के लिए करना चाहती थी। जैसे ही उसे आर्य की आंखें याद आईं, जो निराशा से भरी थीं, लेकिन फिर भी आशा की एक किरण थी, लव ने अपना सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया, छोड़ो, मैं बस इधर उधर देखता हूँ, क्या होगा अगर मुझे थोड़ा पैसा मिल जाए। सारे खजाने इसी तरह खोजे जाते हैं। उसने बहुत ढूंढा, सारी दराजें और अलमारियां खंगालीं। किस्मत ने उसका साथ दिया और उसे अपने सिरहाने रखी एक किताब में $100 का नोट मिल गया। ये लड़का पैसे छिपाने में माहिर लग रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उसके पास पैसे छिपाने का तो समय था, लेकिन इस्तेमाल करने का नहीं। ठीक है, अब पेट भरने का समय आ गया है। सारा सामान समेटने के बाद लव $100 का नोट हाथ में लिए इत्मीनान से हॉस्टल से बाहर निकला और सीधा स्कूल कैंटीन में चला गया।
उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लो प्रोफाइल मुझे लो प्रोफाइल रखना होगा। उस समय पैसा बहुत आसानी से खर्च हो जाता था। एक साधारण नाश्ता जो लव के पेट को भरने के लिए पर्याप्त था, उसके लिए उसे पहले से ही $100 में से $30 खर्च करने पड़ते थे। बेशक यह उसके द्वारा चुने गए भोजन के हिस्से से तय होता था। हालांकि बूढ़े लव का शरीर कमजोर था, फिर भी उसकी भूख पहले से ही बहुत ज्यादा थी। अब का लव मोटा था, जो एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर था। स्वाभाविक रूप से उसकी भूख और भी ज्यादा होगी। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, वरना मैं अपनी भूख नहीं मिटा पाऊंगा। मैं अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए अपना शरीर बर्बाद नहीं करना चाहता। यह एक बड़ा सवाल था जो अचानक लव के दिमाग में आया जब वह खाना खरीद कर अपने हॉस्टल वापस जा रहा था। जब बात पैसे कमाने की आई तो लव को वास्तव में कोई चिंता नहीं थी। हालांकि वह अभी भी शरीरों को देखने और अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थ था, फिर भी वह अपने उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल और मानव शरीर के मेरिडियन और एक्यूपंक्चर बिंदुओं की जानकारी के साथ सामान्य बीमारियों का इलाज करने में सक्षम था। ये सब तब तक संभव था जब तक उसके पास कुछ चांदी की सुइयां थीं। क्यूई साधना चरण तक पहुंचने पर वह औषधियां और तावीज भी बना सकेगा। उसे पूरा विश्वास था कि इस दुनिया में पैसा कमाना उसके लिए आसान होगा। खाना खाने के बाद वह फिर नीचे चला गया। हालांकि इस बार वह सीधे स्कूल के मैदान की ओर दौड़ा। शारीरिक शिक्षा की कक्षाएं बहुत पहले ही रद्द कर दी गई थीं क्योंकि कक्षा 12 के सभी छात्र कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी में व्यस्त थे, जो बस 2 महीने दूर थी। हालांकि कक्षा 10 और 11 की कुछ कक्षाएं अभी भी स्कूल के मैदान में शारीरिक शिक्षा की कक्षाएं ले रही थीं। बेशक हर हाई स्कूल के अपने छात्र एथलीट होते थे। उनके लिए अपने कोचों के मार्गदर्शन में तपती धूप में वहीं पर अपनी पागलपन भरी ट्रेनिंग करना स्वाभाविक ही था। लव का गंतव्य यही था। यार, अगर ये हमारी क्लास का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच रहा है। अरे मोटी, मैंने सुना है कि तुमने जो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया है, उसके बाद बहुत से लोग तुमसे लड़ने को तैयार हैं। क्या तुम्हें कहीं छिपने की जगह नहीं ढूंढनी चाहिए? तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? अध्याय 7, चौंकाने वाला शारीरिक परिवर्तन। अनुवादक, ये सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा लिखा गया है। प्लीज सपोर्ट मई चैनल एंड सब्सक्राइब करो। बोलने वाला व्यक्ति 12वीं कक्षा का एक छात्र एथलीट था। उसका नाम सोहित था। वह लंबा चौड़ा और दुबला पतला था और 3 किलोमीटर की दौड़ में बहुत अच्छा था। जब से उसने हाई स्कूल में प्रवेश लिया, स्कूल को 3 किलोमीटर की दौड़ में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने पिछले साल शहर के हाई स्कूल स्पोर्ट्स मीट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। जाहिर है, मोहित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने पहले ही एक अपवाद बनाकर उसके नामांकन की अनुमति दे दी थी। हालांकि वह लव को नीची नज़र से देखता था, फिर भी उसे इस बात पर गर्व था कि वह लव को रोजाना परेशान नहीं करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि सुअर को परेशान करना खुद सुअर बनने से बेहतर नहीं है। ओलिया का लव के प्रति रवैया कुछ कुछ ओली जैसा ही था। वे आमतौर पर अपनी उबाऊ हाई स्कूल की जिंदगी में रौनक लाने के लिए उसका मजाक उड़ाते या उसे थोड़ा चिढ़ाते थे। मैं यहाँ मिस्टर माँ को ढूंढने आया हूँ, वह कहाँ है? लव ने उस पर ध्यान न देते हुए सीधे सवाल पूछा। तुम यहाँ मिस्टर माँ के लिए आए हो? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? उस जमाने में जब उनकी शारीरिक शिक्षा होती थी, तो तुम उन्हें देखते ही छिप जाती थी। अब तुम उन्हें ढूंढने की पहल कर रही हो। क्या कल रात तुम्हें सर्दी लग गई थी जब तुम आधी नंगी थी और तेज बुखार ने तुम्हारा दिमाग जला दिया था? ओलिया हैरान रह गया। उसने लव के माथे पर हाथ रखकर पूछा कि क्या उसे सचमुच बुखार है। लव ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और शांति से चेंग झिए का हाथ झटक दिया और पूछा, मैं यहाँ एक सैंडबैग उधार लेने आया हूँ। रेत की बोरी उधार? ओलिया की उलझन बढ़ती जा रही थी। क्या लव को कल रात अपने हॉस्टल के साथियों को पीटते हुए जो शक्ति महसूस हुई थी, उसकी लत लग गई थी, इसलिए उसे मुक्केबाजी करने की इच्छा हुई? फिर भी उसने आंखें घुमाईं और हंसते हुए कहा, अरे, तुम्हें रेत की बोरी पाने के लिए मिस्टर माँ को क्यों ढूंढना पड़ रहा है? मैं अभी तुम्हारे लिए एक लाता हूँ। वालिद, मेरे साथ खेल उपकरण कक्ष में आओ और उसे एक सैंडबैग ला कर दो। इससे ओलिया की दिलचस्पी बढ़ गई और वह देखना चाहता था कि लव क्या कर रहा है। लगभग 9:30 बजे, जब दिन का दूसरा पाठ समाप्त होने वाला था, नीचे गलियारे से एक जोरदार चीख सुनाई दी, जिसके तुरंत बाद विभिन्न प्रकार की आवाजें आईं। कक्षा 12 के सभी छात्र चौथी मंजिल पर थे और कक्षा 11 के सभी छात्र तीसरी मंजिल पर। नीचे से आ रही चीखों ने कक्षा 12 की कक्षाओं की शांति को तुरंत भंग कर दिया। हे भगवान, आओ और देखो, उस बेवकूफ ने तो पूरा रेत का बोरा ही उठा लिया, एक छात्रा ऊंची आवाज में चिल्लाई। इसने तुरंत कक्षा 12 से कक्षा 6 तक के सभी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित कर लिया, जो पहले तो कक्षा में ध्यान दे रहे थे। पूरे किंग हाई स्कूल में उनकी कक्षा के अपमान, लव के अलावा स्कूल में किसी और को मूर्ख नहीं कहा गया था। अरे, मजाक कर रहे हो क्या? वो रेत का बोरा लेकर दौड़ रहा है।
मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मेरा भाई पहले बॉक्सिंग करता था और उस रेत के बोरे का वजन कम से कम 25 किलो है। मुझे लगता है कि वो अब जीना ही नहीं चाहता। कल रात हमारी कैंपस गर्ल के साथ बलात्कार करने की कोशिश के अलावा वापस आने के बाद उसने अपने हॉस्टल के साथियों को भी पीटा। अब वो क्लास छोड़कर किसी पागल की तरह रेत का थैला लेकर दौड़ रहा है। कक्षा 12 की छठी कक्षा की शान की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी, उसके कान से एक भी शब्द नहीं निकला। ये सुनते ही उसने तुरंत अपनी बाहें उठाईं और गुस्से से आंखें चौड़ी कर लीं। लिली ने खिड़की के बाहर के नज़ारे पर आशा भरी नज़र डालने से पहले शान पर एक नज़र डाली। वह सचमुच जानना चाहती थी कि आखिर वहां क्या हो रहा है। स्कूल के मैदान पर ओलिया अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। उसका जबड़ा इतना खुला रह गया कि शायद एक पूरा अंडा उसमें समा जाए। उसने मन ही मन बुदबुदाया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, तुम गंभीर नहीं हो सकते, है ना? इस आदमी की कोई औकात नहीं है। वह अकेला नहीं था। उसके आसपास मौजूद अलग अलग कक्षाओं के सभी छात्र एथलीटों को अपना काम रोककर लव को घूरना पड़ा, जो पूरी तरह से सदमे में रेत का बोरा लिए दौड़ रहा था। पूरा स्कूल मैदान सदमे में था। फुटबॉल खिलाड़ियों ने किक मारना बंद कर दिया। रुकी हुई फुटबॉल घास पर अकेली पड़ी रही। बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने भी जो कुछ भी कर रहे थे, सब बंद कर दिया। सबकी नजरें उस मोटे आदमी पर टिकी थी जो रेत का बोरा उठाए हुए था, मानो कोई झंडारोहण समारोह हो। जैसे जैसे वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उनकी नजरें उसके आकार के साथ बदल रही थीं। उस आकृति ने अपने दाहिने कंधे पर रेत का एक भारी थैला रखा था, जिसे उसने अपने दाहिने हाथ से स्थिर रखा था। वह तेज गति से नहीं दौड़ रहा था, लेकिन उसका हर कदम स्थिर और दृढ़ था। कदम दर कदम वह किसी लय के साथ मैदान में दौड़ रहा था। लव के शरीर की चर्बी उसके हर कदम के साथ जोर जोर से कांप रही थी, और उसकी चर्बी तेजी से जल रही थी। दृढ़ निश्चय से भरी आंखों के साथ उसका विश्वास भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक मजबूत इंसान कोई सचमुच मजबूत कैसे बनता है? चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, फिर भी उसे अपनी कमजोरियों को दूर करने के तरीके ढूंढने के लिए बहुत कठिन प्रशिक्षण लेना पड़ता है। जिस पल मैं दौड़ना शुरू करूंगा, बस मैं खुद को रोक लूंगा। इसके अलावा मेरे रास्ते में आने वाली कोई भी मुश्किल मुझे नहीं रोक पाएगी। केवल तभी मैं अपने शरीर की सीमाओं को आगे बढ़ा सकता हूं, केवल तभी मैं शीघ्रता से शारीरिक तड़का लगाने के शिखर तक पहुंच सकता हूं। दूसरों की उपहासपूर्ण और आलोचनात्मक निगाहें, यहां तक कि जोरदार विस्मय और विस्मय, ये सब लिंग यून के लिए कुछ भी मायने नहीं रखते थे। उसका बस एक ही लक्ष्य था, और वह था और मजबूत बनना। हालांकि ये वाकई बहुत थका देने वाला था। वह मुश्किल से 10 मीटर ही चल पाया था कि पसीने से पूरी तरह भीग गया और हाँफने लगा। हर कदम के साथ उसके पैर भारी होते जा रहे थे। 100 किलो से ज्यादा वजन वाले मोटे इंसान के लिए बिना किसी अतिरिक्त वजन के दौड़ना काफी मुश्किल होता। जाहिर है, 25 किलो अतिरिक्त वजन ढोने वाले लव के लिए भी यह आसान नहीं रहा होगा। हालांकि वह अपनी क्षमता से वाकिफ था। ये शरीर क्लेश अवस्था से प्राप्त अमर आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा शुद्ध और नवीकृत हो चुका था। अब इसमें कोई छिपी हुई बीमारी नहीं थी, और कल रात शिच्यू जड़ी बूटी से प्राप्त अपार आध्यात्मिक ऊर्जा का तो कहना ही क्या। जहां तक मेरिडियन की बात है, जो लगभग 70% ठीक हो चुका था, वह बिना किसी समस्या के पहले से ही संचार कर रहा था। अगर वह एक सामान्य इंसान भी होता, तो भी उसके शरीर में कोई न कोई दोष तो होना ही था, है ना? हालांकि वह थका हुआ था, फिर भी उसे कोई बाधा नहीं हुई। उसका लक्ष्य उस आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त करना था जो उसने कल रात शिच्यू जड़ी बूटी से ग्रहण की थी, चाहे वह किसी भी तरीके से सोचे। केवल तभी वह उस स्थान पर वापस जा सकता था जहां उसने आज रात शिच्यू जड़ी बूटी पाई थी, ताकि वह शिच्यू जड़ी बूटी से उत्सर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग जारी रख सके। काश मैं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सभी चीजों से आध्यात्मिक ऊर्जा को निरंतर अवशोषित कर पाता। तब मुझे शारीरिक तड़का अवस्था के चरम तक पहुंचने में 2 महीने के बजाय 1 महीना लगेगा। दुर्भाग्यवश इस भयानक स्थान में अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। इस प्रकार उसके पास सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका बचा था, जो था शरीर की बेड़ियों को तोड़ने और अपने भौतिक शरीर के प्रत्येक पहलू में सुधार करने के लिए सभी चरम शारीरिक प्रशिक्षण के माध्यम से कदम दर कदम आगे बढ़ना। सुबह का दूसरा पाठ समाप्त हो गया और अगला पाठ शुरू होने से पहले छात्रों को 20 मिनट का ब्रेक मिला। कक्षा 12 के छात्र पहले से ही बेहद अधीर थे। जैसे ही शिक्षक ने कक्षा की छुट्टी की घोषणा की, वे सम्मान के लिए शिक्षक को कक्षा से पहले जाने देना भी भूल गए। वे तुरंत कक्षा से बाहर निकल आए और ये देखने के लिए दौड़ पड़े कि स्कूल के मैदान में आखिर हो क्या रहा है। कक्षा 12 के कक्षा 6 के विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया सबसे तीव्र थी, क्योंकि वे जानते थे कि स्कूल के मैदान में रेत का बोरा लेकर दौड़ने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उनका सहपाठी लव था। चाय हनलिन अपने छोटे कद के कारण कक्षा में सबसे आगे बैठा था। कक्षा समाप्त होते ही वह अपनी पूरी ताकत से कक्षा से बाहर गलियारे में भाग गया। हे भगवान, ये सचमुच लव है। रेहान स्तब्ध रह गया।
हे भगवान, ये तो लव है। यह आदमी पागल होगा। जो सहपाठी उसके पीछे पीछे चल रहे थे, वे भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हे भगवान, क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है? क्या मैं बस सपना देख रही हूँ? लड़कियां भी चौंक गईं। या तो मैं पागल हो गया हूँ, या दुनिया पागल हो गई है। उस सुअर ने ऐसा चौंकाने वाला कारनामा क्यों किया होगा? शान अपना संयम बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी क्योंकि वह लव के साथ मामला सुलझाना चाहती थी। हालांकि उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि लव कक्षा में नहीं आया था। अब जब उसे उस बेवकूफ के रेत के थैले को लेकर पागलों की तरह पेश आने की भनक लग गई थी, तो वह भी अपने दोस्तों के साथ जाकर देखना चाहती थी कि वह खुद को कैसे शर्मिंदा कर रहा है। हालांकि जैसे ही उसने अपनी गोलमटोल नितंबों को कुर्सी से ऊपर उठाया और अपनी पतली कमर को घुमाया, वह निराश होकर अपनी सीट पर वापस बैठ गई। शान, ये सच में बहुत बेवकूफ है, चलो चलकर देखते हैं। लिली ने पूरी क्लास में नजर दौड़ाए और देखा कि बस वो दोनों ही बचे हैं। फिर उसने उसे प्रोत्साहित किया कि वो जाकर देखे कि बाहर क्या हो रहा है। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं उस बेवकूफ को शर्मिंदा होते नहीं देखूंगी। शान का मन बहक गया क्योंकि वो सच में देखना चाहती थी कि लव कैसे खुद को शर्मिंदा कर रहा है। वो उसे फिसलकर गिरते हुए देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी जिद्दी दिखना चाहती थी। क्या तुम्हें इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि लव में इतना जबरदस्त बदलाव किस वजह से आया? क्या तुम्हें ये देखने में दिलचस्पी नहीं है कि यह बेवकूफ, जिसने तुम्हें इतना दुख दिया, कितने दिन टिक पाएगा? झांगलिंग को यकीन नहीं था कि शान ज्यादा देर तक टिक पाएगा। ठीक है मेरी प्यारी महिला मिस्काओ, आप मेरे साथ चल रही हैं। लिली ने देखा कि उसने शान को सफलतापूर्वक मना लिया है, इसलिए उसने जल्दी से उसे अपनी सीट से खींचकर कक्षा के दरवाजे की ओर ले गई। लगभग आधा चक्कर, यानी 200 मीटर, और वह अभी भी दौड़ रहा है। ये शब्द हवा में गूंज उठे जैसे ही दोनों दौड़े। उसने जी जुन की तरफ देखा, जिसने उसके प्यार को स्वीकार करने और उसके साथ रिश्ता बनाने में बहुत देर कर दी। उसकी भावनाओं को अनदेखा करते हुए, उसके कट्टर दुश्मन आर्य को उसके सामने हसरत भरी नजरों से घूर रहा था। मीना के अंदर कितनी ईर्ष्या और क्रोध उबल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जून मीना अब अपने अंदर की कड़वाहट को दबा नहीं पाई। उसने आंखें घुमाई और स्कूल के मैदान में धीरे धीरे दौड़ रही उस परछाई पर एक नजर डाली, फिर एक शैतानी मुस्कान बिखेरी। आर्य को सुनाई देने लायक आवाज में उसने मजाक उड़ाया, जुन, स्कूल के मैदान में उस बेवकूफ सुअर को देखो, जो इतने बेवकूफ तरीके से वजन कम करने की कोशिश कर रहा है। ये तो बहुत मजेदार है। किंग हाई स्कूल में पिछले 3 सालों से शिक्षकों और छात्रों दोनों के मनोरंजन के लिए एक और बड़ी अफवाह फैली हुई थी। वह ये कि लगभग पूरा स्कूल जानता था कि असाधारण कैंपस सुंदरी आर्य का एक अजीब भाई है, जिसके माता पिता बिल्कुल अलग हैं, और वह है बेकार लव। छोटी बहन लगातार अपनी कक्षा में अव्वल आती रही, जबकि उसका भाई बहुत पहले ही पढ़ाई छोड़ चुका था। वह बिल्कुल बेकार का कबाड़ था जो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। मुझे सच में समझ नहीं आता कि उसके जैसा निकम्मा इंसान इतनी बेमतलब जिंदगी कैसे जी सकता है। उसे तो अब मर जाना चाहिए। शायद उसने कुछ देर के लिए आर्य के पतले शरीर को उसके शब्दों पर कांपते हुए देखा था। मीना ने एक संतुष्ट मुस्कान बिखेरी क्योंकि उसने आग में घी डालना जारी रखा था। बेशक, जी जुन को मीना का इरादा लव का अपमान करके आर्य को अपमानित या नाराज करने का था, ये बिल्कुल साफ पता था। हालांकि उसने बिना कोई कार्रवाई किए बस अपनी भौहें सिकुड़ी और उसे देखा। आर्य, जो पिछले 2 सालों से जुन मीना के बेशर्मी भरे अपमानों को हमेशा नजरअंदाज करती रही थी, दूसरा वाक्य सुनते ही और बर्दाश्त नहीं कर सकी। आखिरकार उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और मैदान में मौजूद लव पर एक आखिरी नजर डाली, फिर धीरे से पीछे मुड़ी। उसकी चमकदार आंखें थोड़ी लाल थीं, लेकिन उसकी ठंडी निगाहें मीना पर थीं, जिसे थोड़ा डर महसूस हुआ। मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरा भाई बेकार नहीं है। उसकी आवाज बुलबुल जैसी मीठी थी। हालांकि बर्फ जैसी ठंडी लग रही थी, पर उसमें अदम्य आत्मविश्वास था। अध्याय 8, आर्य। अनुवादक। आप लोग सुपर टॉप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, न्यू जल्दी ही आएगा। अपनी धुंधली दृष्टि के माध्यम से आर्यन ने अपनी आंखों के सामने अपने जीवन का सबसे मार्मिक और अविस्मरणीय दृश्य देखा। इतनी लापरवाही क्यों कर रही हो? अगर तुमने अपनी कमीज फाड़ दी, तो माँ को उसे सिलने के लिए पूरी रात जागना पड़ेगा। लगभग 7-8 साल का एक सुंदर सा लड़का मासूमियत से भरी आंखों से बोला। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर नन्ही सी लिंगयू को ऊपर खींचा, जो गलती से नीचे गिर गई और उसकी पैंट पर से धूल उड़ गई। लो, ये लो दूध वाली कैंडी, मुझे कैंडी पसंद नहीं। उनकी माँ ने उन्हें कुल मिलाकर 2 कैंडी दी। जब माँ रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी, लव ने अपने होंठ चाटे और मुंह में लार गटक ली। तभी उसने अपनी कैंडी आशा से भरी आर्य को दे दी। अगर तुम लोग मेरी छोटी बहन को धमकाने की हिम्मत करते हो, तो मैं तुमसे लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा। एक जिद्दी 9 वर्षीय लव अपनी मुठ्ठियां भींचे छोटी आर्य के सामने खड़ा था और उसने उसके उन छोटे दोस्तों को डांटा जो उसे धमकाना चाहते थे।
मेरी छोटी बहन, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ है। लड़ने के बाद लिंगयुन, जो बुरी तरह से घायल हो गया था, मुस्कुराया और छोटी आर्य के कंधे पर थपथपाते हुए उसे दिलासा दिया। जब वह लव के बाएं गाल पर पड़ने वाले उस हल्के से गड्ढे को देखती, जो हर बार मुस्कुराने पर पड़ता था, तो आर्य के चेहरे पर गर्व और सुरक्षा का भाव छा जाता। फिर उसने अपने छोटे से सिर को जोर से हिलाया। दिल को छू लेने वाले दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने आते रहे, मानो किसी चक्र में फंस गए हों। आखिरकार वह 6 साल पहले वाले समय पर आ ही गया। उस साल लव और निंगलिंगयू दोनों ही 12 साल के हुए थे। किसी व्यक्ति के एक साधारण वाक्य ने समझदार भाई बहनों के बीच के रिश्ते की रक्षा पंक्ति को क्रूरतापूर्वक नष्ट कर दिया। उसका उपनाम उन है, तुम्हारा उपनाम लह है। तुम दोनों तो सगे भाई बहन भी नहीं हो। तुम एक अनाथ बच्ची हो जिसे उसकी मां ने सड़कों से उठाया है। एक अनाथ बच्ची। पहली बार लव अपनी बहन के सामने खड़ा नहीं हुआ। पहली बार वह पूरी तरह से चुप था। पहली बार उसने अपनी मुट्ठी नहीं भींची और जमकर जवाबी हमला नहीं किया। एक युवा किशोर की पवित्रता, बहादुरी और दयालु हृदय उस दुष्ट और कठोर वाक्य से पूरी तरह नष्ट हो गए। जैसा कि पता चला, आर्य जब मुश्किल से 1 महीने की थी, तब वह बहुत बीमार पड़ गई। जब उसकी मां उसके प्रसवोत्तर शरीर को घसीटकर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए ले जा रही थी, तो उसने लव को मंदिर के द्वार पर लावारिस पाया और उसे घर ले जाने का फैसला किया। बच्चे के साथ वहां एक साधारण कंबल और एक नोट था जिस पर 2 शब्द लिखे थे, लव, और कुछ नहीं छोड़ा गया था। जाहिर था कि लव के जैविक माता पिता उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देना चाहते थे। दोनों भाई बहन बचपन से ही जानते थे कि वे सगे भाई बहन नहीं हैं, फिर भी उनके बीच ज्यादातर सगे भाई बहनों से भी ज्यादा गहरा रिश्ता था। आर्य हमेशा लहयुन को अपना सगे भाई मानती थी और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी। किसी के इतना बुरा कहने के बाद भी वह हमेशा की तरह लव के साथ खड़ी रही। उसने मन ही मन इस बात पर भी शिकायत की कि उसकी मां ने लव का उपनाम नहीं बदला और उसका नाम नीलम रख दिया। वह इतनी भोली थी कि उसे विश्वास था कि यदि उसका भाई अपना उपनाम बदल लेगा तो उसे दूसरों के बुरे और कठोर शब्दों से नहीं जूझना पड़ेगा। हालांकि उसकी मां ने यूं ही कहा, उसका नाम लव है, इसलिए उसे लव ही बुलाया जाएगा। मम्मी उसका उपनाम नहीं बदलेंगी। अगर भविष्य में उसके माता पिता उसे ढूंढना चाहें तो उनके लिए यह आसान होगा। यद्यपि छोटी आर्य ने इसके बारे में शिकायत की, फिर भी उसने अंततः अपनी मां का स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया। हालांकि उनको उम्मीद नहीं थी कि जब से उसने दूसरों से यह वाक्य सुना है, लव पूरी तरह से बदल गया है। वह शांत, आत्मविनाशकारी, समाज से अलग थलग और कम आत्मसम्मान वाला हो गया। अब वह उसे तूफान से नहीं बचाता था, न ही उसके सामने बहादुरी से खड़ा होता था, न ही वह उन बुरे छात्रों पर मुक्का मारता था जो उसे तंग करते थे। लेकिन आर्य को पता था कि लव अभी भी गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहा था। उसने बस एक अलग तरीका अपना लिया। जब भी उसे लगता कि कोई उसे धमकाना चाहता है, लव हमेशा स्वेच्छा से उस व्यक्ति को खुद को पीटने देता। बस शर्त ये थी कि वह अपनी छोटी बहन को न धमकाए। उसके अलावा और कौन जानता था कि लव के मोटे होने की असली वजह क्या थी। वो इसलिए कि जब भी उसे पीटा जाता तो दर्द कम हो जाता। लेकिन आर्य को इस बात का अंदाजा नहीं था कि लव ने यह तरीका क्यों चुना। क्योंकि उसे एहसास था कि भले ही वह अपने सहपाठियों से लंबा और भारी भरकम था, लेकिन उसका शरीर बेहद कमजोर था। उसने यह बात कभी किसी को नहीं बताई क्योंकि वह चुपचाप सहता रहा। एक बुरे छात्र के अनजाने अपमान ने लव की गहरी असुरक्षा को सचमुच चोट पहुंचाई, जिससे उसके स्वभाव में जबरदस्त बदलाव आया। आर्य ने अपने भाई को समझाने की कितनी भी कोशिश की, पर सब बेकार था। वह इस सब से पूरी तरह निराश थी, लेकिन फिर भी उसके मन में उम्मीद की एक किरण थी कि किसी दिन उसका भाई फिर से खड़ा होगा, उसकी रक्षा के लिए उसके सामने खड़ा होगा। इसके लिए वह लव को नजरअंदाज करने और उसे नीची नजर से देखने का नाटक करने को तैयार थी, ताकि उसके भीतर एक पुरुष का जुनून, एक पुरुष का गौरव जागृत हो सके। आज सुबह आर्य ने स्वाभाविक रूप से लव के बारे में 2 बड़ी अफवाहें सुनी। उसे अपने भाई और शान के बीच जो कुछ भी हुआ, उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि बेवकूफ भी जानते होंगे कि उनके बीच किसी भी तरह का संबंध होना नामुमकिन है। हालांकि जब उसे पता चला कि उसके भाई ने अपने छात्रावास में विस्फोट किया और लोगों की पिटाई की, तो उसकी आंखें चमक उठीं। अविश्वास ही तो था जो उसके पीछे पीछे चल रहा था। 6 साल हो गए थे, क्या ये मुमकिन था? अगर उसके भाई को कोई न पीटता तो अच्छा होता, वो किसी और को कैसे पीट सकता था? लेकिन अब जब उसने स्कूल के मैदान में उस बड़े लड़के को कंधे पर रेत का बोरा रखे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते देखा, तो उसे आखिरकार यकीन हो गया। वह उत्साहित और धन्य महसूस कर रही थी, तो भला वह कैसे रोए बिना रह सकती थी? उसका बड़ा भाई, जो उसकी रक्षा करने, उससे प्यार करने और हर परिस्थिति में उसे आश्रय देने में सक्षम था, अंततः वापस आ गया था। ब्रांडेड कपड़े पहने एक खूबसूरत, आकर्षक और शालीन लड़का आर्य से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था।
जलती हुई वासना से भरी दुष्ट निगाहों से उसने लालच से आर्य को देखा, जो रेलिंग के सहारे झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह आर्य का सहपाठी जी जुन किंग हाई स्कूल के 4 सबसे बड़े बिगड़ेल बच्चों में से एक था। हालांकि जो बात उसे बाकी 3 बिगड़ेल बच्चों से अलग करती थी, वह थी उसके नतीजे बेहद शानदार। जो लोग उन्हें नहीं जानते थे, वे हमेशा उनके आकर्षक रूप, सुरुचिपूर्ण व्यवहार, शालीनता और आत्मविश्वास भरी मुस्कान से मंत्रमुग्ध हो जाते थे और यह मान लेते थे कि वे वास्तव में एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। तभी एक और कुलीन किशोरी, जो सिर से पांव तक ब्रांडेड कपड़े और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थी, उसके बगल में खड़ी हो गई। वह बहुत ही आकर्षक लग रही थी, उसका चेहरा फाउंडेशन से भरा था और होठों पर चटक लाल लिपस्टिक थी और उसने अपनी बांह उसके गले में कसकर बांध रखी थी। उसकी नज़र भी आर्या पर टिकी हुई थी। ये लड़की जन्म से ही श्रेष्ठता की भावना लेकर पैदा हुई थी, मानो वह बाकियों से बेहतर हो। उसने आर्य को शुद्ध द्वेष और तिरस्कार से देखा, उसने अपने चेहरे पर घृणा और कड़वाहट को छिपाने की जहमत भी नहीं उठाई। इससे एक बात साबित हुई कि वह आर्य से ईर्ष्या करती थी। वह किंग हाई स्कूल की तीसरी कैंपस बैले थी, उसका नाम मीना था। वह किंग शहर के सबसे अमीर आदमी जू मेडिकल ग्रुप के सीईओ की लाडली बेटी थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो किंग शहर में उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद प्रभावशाली मानी जाती थी, शान की रहस्यमयी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अलावा, जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती थी। संक्षेप में, मीना एक सामान्य गोरी, अमीर और सुंदर लड़की थी। सबसे बड़ा संयोग तब हुआ जब उसे आर्य कक्षा 12, कक्षा 1 के साथ एक ही कक्षा में रखा गया। तब से उसका दुष्स्वप्न शुरू हो गया। हालांकि उसे किंग हाई स्कूल की टॉप 3 कैंपस बैले में से एक माना जाता था, फिर भी शान और आर्य उससे आगे थे। चाहे उसने मेकअप या पहनावे से कितनी भी सुंदर दिखने की कोशिश की हो, स्कूल के सभी लड़के उसे तीसरी सबसे सुंदर का आर्य को कभी नहीं हरा सकती थी, जिसने 10वीं कक्षा से ही पूरे समूह में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया था। शान की रहस्यमय पारिवारिक पृष्ठभूमि सबको पता थी। मीना जानती थी कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन आर्य एक गरीब परिवार से थी जो कपड़े भी नहीं खरीद सकता था। वह हमेशा उसकी सुर्खियां कैसे चुरा लेती थी। ये सब गौण था। मीना को जिस बात से सबसे ज्यादा जलन हो रही थी, वो ये थी कि उसका क्रश, जिसे वो मिडिल स्कूल से ही दिलो दिमाग से पसंद करती थी, एक पादरी का बेटा जी जुन, खुलेआम आर्य को प्रपोज कर रहा था। हालांकि आर्य ने उसे बार बार ठुकराया था, लेकिन हर बार ठुकराए जाने के साथ वो और भी ज्यादा जिद्दी होता जा रहा था। वो डटा रहा और 2.5 साल से आर्य को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था। 12वीं कक्षा तक कॉलेज प्रवेश परीक्षा के तनाव के कारण जी जुन को व्यक्तिगत रूप से लगता था कि आर्य के साथ प्रेम प्रसंग जारी रखना व्यर्थ है। इसलिए उसने अस्थायी रूप से यह विचार त्याग दिया और मीना के प्रेम को स्वीकार कर लिया। ये प्रसिद्ध प्रेम त्रिकोण, जिसने पूरे किंग हाई स्कूल को चौंका दिया था, पिछले 3 वर्षों में शिक्षकों और छात्रों दोनों द्वारा सबसे अधिक आनंदित की जाने वाली सबसे रोचक गपशप में से एक थी। उसने जी जुन की तरफ देखा, जिसने उसके प्यार को स्वीकार करने और उसके साथ रिश्ता बनाने में बहुत देर कर दी। उसकी भावनाओं को अनदेखा करते हुए, उसके कट्टर दुश्मन आर्य को उसके सामने हसरत भरी नजरों से घूर रहा था। मीना के अंदर कितनी ईर्ष्या और क्रोध उबल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मीना अब अपने अंदर की कड़वाहट को दबा नहीं पाई। उसने आंखें घुमाई और स्कूल के मैदान में धीरे धीरे दौड़ रही उस परछाई पर एक नजर डाली, फिर एक शैतानी मुस्कान बिखेरी। आर्य को सुनाई देने लायक आवाज में उसने मजाक उड़ाया, जुन, स्कूल के मैदान में उस बेवकूफ सुअर को देखो, जो इतने बेवकूफ तरीके से वजन कम करने की कोशिश कर रहा है। ये तो बहुत मजेदार है। किंग हाई स्कूल में पिछले 3 सालों से शिक्षकों और छात्रों दोनों के मनोरंजन के लिए एक और बड़ी अफवाह फैली हुई थी। वह ये कि लगभग पूरा स्कूल जानता था कि असाधारण कैंपस सुंदरी आर्य का एक अजीब भाई है, जिसके माता पिता बिल्कुल अलग हैं, और वह है बेकार लव। छोटी बहन लगातार अपनी कक्षा में अव्वल आती रही, जबकि उसका भाई बहुत पहले ही पढ़ाई छोड़ चुका था। वह बिल्कुल बेकार का कबाड़ था जो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। मुझे सच में समझ नहीं आता कि उसके जैसा निकम्मा इंसान इतनी बेमतलब जिंदगी कैसे जी सकता है। उसे तो अब मर जाना चाहिए। शायद उसने कुछ देर के लिए आर्य के पतले शरीर को उसके शब्दों पर कांपते हुए देखा था। ज्वांग मीना ने एक संतुष्ट मुस्कान बिखेरी क्योंकि उसने आग में घी डालना जारी रखा था। बेशक, जी जुन को मीना का इरादा लव का अपमान करके आर्य को अपमानित या नाराज करने का था, ये बिल्कुल साफ पता था। हालांकि उसने बिना कोई कार्रवाई किए बस अपनी भौहें सिकुड़ी और उसे देखा। आर्य, जो पिछले 2 सालों से मीना के बेशर्मी भरे अपमानों को हमेशा नजरअंदाज करती रही थी, दूसरा वाक्य सुनते ही और बर्दाश्त नहीं कर सकी। आखिरकार उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और मैदान में मौजूद लव पर एक आखिरी नजर डाली, फिर धीरे से पीछे मुड़ी। उसकी चमकदार आंखें थोड़ी लाल थीं, लेकिन उसकी ठंडी निगाहें मीना पर थीं, जिसे थोड़ा डर महसूस हुआ। मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरा भाई बेकार नहीं है। उसकी आवाज बुलबुल जैसी मीठी थी।
हालांकि बर्फ जैसी ठंडी लग रही थी, पर उसमें अदम्य आत्मविश्वास था। अध्याय 9, जुआ भाग 1। अनुवादक, राम राम भाइयों, मेरे चैनल को सपोर्ट करो। जी जुन ने आर्य को अपना सिर पीछे घुमाते हुए देखा और आखिरकार उसके नाजुक चेहरे पर गौर किया जो बारिश में डूबे फूल जैसा लग रहा था। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी अद्भुत सुंदरता ने उसकी सांसें रोक लीं। आर्य से निकली ये ताज़ा और खूबसूरत अनुभूति, जो बारिश के बाद के माहौल जैसी थी, वाकई उसके लिए अनोखी थी। ये कुछ ऐसा था जो खूबसूरत शान और मोहक मीना के पास नहीं था। यही सबसे बड़ा कारण था कि जी जुन आर्य की ओर इतना आकर्षित हुआ और उसने कसम खाई कि जब तक वह उसे अपनी प्रेमिका नहीं बना लेता तब तक वह कभी हार नहीं मानेगा। जी जुन ने अपनी आंखों में लालच को बिना किसी निशान के छुपा लिया और पलक झपकते ही एक दयालु मुस्कान बिखेर दी, फिर आर्य से बात की। आर्य, तुम रो क्यों रहे हो? मीना की बातें अच्छी नहीं हैं, प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानना। किसी को प्रसन्न करने की कुंजी केवल शब्दों से अधिक है। शुरुआत में मीना को उम्मीद थी कि जी जुन उसका साथ देगा और उसके साथ मिलकर आर्य का अपमान करेगा। जी जुन ने आर्य से जो कहा, उसे देखकर वह इतनी क्रोधित हुई कि उसने जी जुनयान के हाथ से अपना हाथ हटा लिया। वो बेवकूफ तुम्हारा भाई है। माफ करना, मुझे ये नहीं पता था। उसने जानबूझकर अपनी ठुड्डी आर्य की ओर उठाए और अपने भारी पाउडर लगे चेहरे पर एक झुंझलाहट भरी नजर से बेपरवाही से कहा। बहरहाल, मीना ने आर्य को चोट पहुंचाने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और वह इस बात से बहुत खुश थी। मीना, मैं कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुमसे डरता हूं। मैं फिर से कहूंगा, मेरा भाई कोई बेकार का टुकड़ा नहीं है। आगे से अपनी इज्जत रखना। ये सुनकर मीना का चेहरा तिरस्कार से भर गया और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा भाई कोई बेकार का टुकड़ा नहीं है। क्या वह फिर से हालिया परीक्षा में सबसे निचले पायदान पर नहीं है? क्या उसे हमेशा दूसरों द्वारा तंग नहीं किया जाता? हमेशा दूसरों द्वारा उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता? और वह अभी भी शान के पीछे पड़ा है। क्या वह खुद को आईने में अच्छी तरह से देखना भी जानता है? कृपया, अगर वह कोई बेकार का टुकड़ा नहीं है, तो मैं वास्तव में नहीं जानती कि और कौन है। मीना का पलड़ा भारी था और उसने आर्य को लव नाम से पुकारने के बजाय अपना भाई कहकर संबोधित करते हुए उस पर कोई रहम नहीं किया। जाहिर है, आखिरकार उसे आर्य की कमजोरी समझ आ गई और उसने उसे जितना हो सके शर्मिंदा और बेइज्जत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। आर्य क्रोधित हो गई। वह लव का बचाव करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे करना है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मीना ने वास्तव में उसकी कमजोरी का फायदा उठाया था और इसे वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो गई थी। ठीक है, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते, मीना? चूंकि हम सब सहपाठी हैं, इसलिए तुम्हें लव की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। जी जुन ने देखा कि उनके सभी सहपाठी नाखुश लग रहे थे क्योंकि वे भीड़ में इकट्ठा हो गए थे। उसे डर था कि मीना सबको नाराज कर देगी, इसलिए उसने जल्दी से उसे बात बढ़ाने से रोक दिया। आर्या भले ही एक गरीब परिवार से थी, लेकिन वह बेहद मेहनती थी। अपनी खूबसूरती के अलावा वह कक्षा की अध्ययन समिति का भी हिस्सा थी और परीक्षा में कमजोर पड़ने वाले अपने सहपाठियों की लगातार मदद करती थी। इसलिए वह अपने सहपाठियों के बीच बेहद लोकप्रिय और प्रभावशाली थी। ये कहना सही होगा कि आर्या अपनी कक्षा के ज्यादातर लड़कों की ड्रीम गर्ल थी। जब उन्होंने देखा कि मीना उस पर पागलों की तरह बेइज्जती कर रहा है, तो वे सभी बराबर चिढ़ गए। हालांकि मीना ने इसे इस तरह नहीं देखा। वह अपनी अमीर पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भरोसा करती थी और इतनी घमंडी थी कि उसे लगता था कि वह किसी और से ज्यादा आकर्षक है। उसने मान लिया था कि ये सहपाठी उस पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए वह और भी ज्यादा घमंडी हो गई। जी जुन, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या उसके बॉयफ्रेंड? तुम उसकी मदद करोगे या मेरी? अगर मैं उसके भाई को बेकार का कबाड़ कहूं तो क्या हुआ? बेकार का कबाड़, बदसूरत मेढक। आर्या इतनी गुस्से में थी कि उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपने निचले होंठ को जोर से काट लिया और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका शरीर जोर जोर से कांप रहा था जब उसने उस घमंडी मीना की तरफ उंगली उठाई। वह इतनी गुस्से में थी कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। जी जुन का दिल एक अजीब सी उत्तेजना से भर गया जब उसने देखा कि आर्या गुस्से में कैसी दिखती है। मैं तुम्हें अपने सामने संत जैसा व्यवहार करने की इजाजत सिर्फ इसलिए दे रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम मेरे प्यार में पागल हो जाओ। वरना, अगर तुम ऐसी दिखती भी तो मैं लगातार 10 बार तुम्हारा बलात्कार कर चुकी होती। हालांकि जीजुन अभी भी अपना मुखौटा पहने हुए था और आर्य के लिए चिंतित दिख रहा था। मेइना, जिसके चेहरे पर एक असहाय भाव था, उसने दिल टूटने से अपनी भौहें सिकोड़ लीं और कुछ कहने ही वाला था। लेकिन ठीक बगल वाली कक्षा 12वीं कक्षा की दूसरी कक्षा से आती आवाजों की एक लहर ने उसे बीच में ही रोक दिया। अपनी बाजी लगाओ, क्योंकि छोटे जुए के देवता, मैं मानगा बैंकर बनूंगा। बाजी लगाओ कि वह बेवकूफ मोटा आदमी कितने चक्कर लगा सकता है। एक चक्कर के लिए 1 से 1, 2 चक्कर के लिए 2 से 2।
5 से 10 चक्कर के लिए 5 से 1, 10 चक्कर और उससे ज्यादा के लिए 20 से 1। गलत अनुमान लगाने पर कोई इनाम नहीं मिलेगा। वह छोटा जुआ देवता मांगा 12वीं कक्षा का छात्र था। वह सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के उपनिदेशक का बेटा था, जो किंग हाई स्कूल के 4 बड़े गुंडों में से एक था। वह बचपन से ही जुए का दीवाना था और चाओ यून फैट द्वारा निभाए गए जुआ देवता के किरदार की पूजा करता था। इसलिए उसने खुद को छोटा जुआ देवता उपनाम दिया था। जब से वह हाई स्कूल में आया था, उसने हर एक प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता को जुए के अवसर में बदल दिया था। इसमें हर तरह के परीक्षा परिणाम, वार्षिक खेल प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता के बीच की प्रतिस्पर्धा, या अंतर कक्षा फुटबॉल और बास्केटबॉल मैच शामिल थे। जुए का कोई भी मौका मिलते ही वह उसे हाथ से नहीं जाने देता था। ये लड़का लंबा और हट्टा कट्टा था, फूलों वाली शर्ट और डेनिम जीन्स पहने हुए था। उसका हेयर स्टाइल यंग एंड डेंजरस फिल्म सीरीज के चैन हो नाम जैसा लहराता हुआ था। वह विद्रोही और उद्दंड था। हालांकि उसने कई बुरे काम किए थे, जिनमें इंटरनेट कैफे न जाना, झगड़ना, जुआ खेलना और लड़कियों को रिझाना शामिल था, फिर भी वह कमजोरों को कम ही धमकाता था। चूंकि मांगा जुए के देवता की पूजा करता था, इसलिए जाहिर है कि वह जुए की नैतिकता पर सबसे ज्यादा जोर देता था। बेशक हर बार जीतने पर उसे बड़ी रकम मिलती थी, लेकिन अगर वह हार भी जाता तो हमेशा पूरी रकम चुकाता था। यद्यपि कई छात्र उसकी शालीनता के प्रशंसक नहीं थे, फिर भी वे सभी उसकी जुआ खेलने की नैतिकता को सराहनीय मानते थे। क्लास खत्म होने के बाद उसने देखा कि लव रेत का बोरा लिए स्कूल के मैदान में बेतहाशा दौड़ रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उसे तुरंत लगा जैसे कोई खुजली हो रही है जिसे खुजलाना जरूरी है, और उसने जुए का आयोजन शुरू कर दिया और उसका जोर शोर से प्रचार किया। उसकी आवाज बहुत तेज थी और 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को पल भर में इसकी भनक लग गई। जल्द ही हर कक्षा का हर जिज्ञासु छात्र उसकी ओर आने लगा। भाई मांगो, मैं एक चक्कर पर 50 का दांव लगा रहा हूँ। मैं 2 लैप्स पर 100 का दांव लगा रहा हूँ। 80 एक चक्कर, 200 एक चक्कर, 150 2 चक्कर। अल्पविराम। क्लास मॉनिटर होने के नाते जी जुनयान को पहले से ही इस बात पर बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि अपनी क्लास की 2 कैंपस लड़कियों के बीच झगड़े को कैसे सुलझाया जाए। जैसे ही मांगे ने जुए का इवेंट खोला, उसे तुरंत राहत मिली क्योंकि इससे वहां सभी की भीड़ उमड़ पड़ी। उसने जुआंग मीना को घसीटा जो अपने आप से खुश थी और उसने सहजता से कहा, चलो एक बार देख लें। किसी मुर्गे की तरह जिसने अभी अभी लड़ाई जीती है, मीना ने आर्य की तरफ देखा और चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि भरी नजर डाली और जानबूझकर तिरस्कार से कहा, इसमें शर्त लगाने जैसी क्या बात है। उस बेकार के आदमी ने अभी आधा चक्कर भी पूरा नहीं किया है, ज्यादा से ज्यादा एक चक्कर ही पूरा कर पाएगा। जी जुन वापस आर्य के सामने आ गया और उसने एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें थोड़ी सी शैतानी झलक रही थी और धीरे से बोला, बिल्कुल। मांगे ने पिछले राउंड में मेरे $10,000 जीते थे और चूंकि उसमें ये जुआ खेलने की हिम्मत थी, इसलिए मैं उसे ब्याज समेत सारा पैसा वापस दिलवाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शब्द आर्य को सुनने के लिए था। उसकी आवाज की तीव्रता इतनी अच्छी थी कि वह जो कह रही थी उसे समझ सकी। आर्य पर पहले भी मीना के अपमान का प्रहार हो चुका था, इसलिए जी जुनयान के शब्दों में अनजाने में व्यक्त तिरस्कार ने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया। प्रतिभाशाली आर्य, जिसने जी जुन को अनगिनत बार नकारा था, जानता था कि स्कूल में 4 बड़े बदमाश हैं। हालांकि उन चारों का योग भी किंग हाई स्कूल के बिगड़ल बच्चों की सूची में सबसे ऊपर किंग शुई शहर के डिप्टी मेयर के बेटे के सामने कुछ भी नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बिग 4 बुलीज की दुष्टता केवल सतही थी। दूसरी ओर जी जुनयान एक मुस्कुराता हुआ बाघ था जो हड्डियों तक दुष्ट था, एक निर्दयी और दोमुहा चरित्र जो बिना हथियार के भी हत्या करने में सक्षम था। वह थोड़ा हिचकिचाए और खेत पर लगातार आगे बढ़ रही परछाई को देखा। मांगे की ओर बढ़ने से पहले उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। वह शर्त लगाना चाहती थी कि उसका भाई 10 चक्करों से ज्यादा दौड़ पाएगा। हालांकि उसे पता था कि वह निश्चित रूप से हार जाएगी, फिर भी वह दृढ़ इच्छाशक्ति वाली थी और अपने भाई, जिसने अचानक इतना बड़ा बदलाव किया था, का हौसला बढ़ाने के लिए इस खास तरीके का इस्तेमाल करना चाहती थी। जब तक उसका वह जिद्दी, प्यारा और सुरक्षात्मक भाई अपने आप को संभाल सकता है, वह उसे प्रेरित करने के लिए अपनी पूरी बचत खर्च करने को तैयार रहेगी। कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि आर्य, जिसका रूप पहाड़ों से आए एक शांत ऑर्किड जैसा था, इतना भावुक होगा। उस कमीनी मांगे ने हमारे सहपाठी लव का इस्तेमाल करके एक और जुए का खेल शुरू कर दिया। शान, क्या तुम भी इस मस्ती में शामिल होना चाहोगी? अजीबोगरीब लिली ने जैसे ही शान को परेशान करना शुरू किया, उसने अपने सहपाठियों के एक समूह को कक्षा 2 की ओर भागते देखा। भले ही शान बाहर से शांत और संयमित दिख रही थी, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। और हालांकि जब उसने स्कूल के मैदान में लव को रेत का बोरा लेकर पूरी ताकत से दौड़ते देखा, तो उसे अपने भाई देव की याद आ गई।
लव के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और उसकी आंखों में दृढ़ता, साथ ही उसके शरीर द्वारा प्रदर्शित अदम्य लड़ाकू भावना और मजबूत इच्छाशक्ति उस उत्कृष्ट भाई के समान थी जिस पर उसे बहुत गर्व था। चलो देखते हैं। लिली को शुरू में डर था कि काओ शान इस मस्ती में शामिल नहीं होंगी और वह पहले से ही उन्हें मनाने के लिए अपनी चालाकी भरी जबान का इस्तेमाल करने की सोच रही थी। लेकिन शान की बात सुनकर वह हैरान रह गईं। वह समझ ही नहीं पा रही थी। शान इतना अलग व्यवहार क्यों कर रहा था? क्या ऐसा हो सकता है? क्या सच में उनके बीच कुछ चल रहा था? आह, मेरे छोटे से जुए के आयोजन में कैंपस की तीनों सुंदरियों की मौजूदगी का सम्मान मुझे किस बात का देना चाहिए? मैंने पूछा, क्या तीनों सुंदरियां शर्त लगाने में रुचि लेंगी? तांग मिंग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह कार्यक्रम तीनों कैंपस की लड़कियों को आकर्षित करेगा, यहाँ तक कि उसके जैसा बेशर्म व्यक्ति भी हैरान रह गया और लगभग बेहोश हो गया। ऐसा क्यों है, मांगे? चूंकि तुम ये जुआ खेलने का कार्यक्रम शुरू करने को तैयार हो, तो क्या हमें दांव लगाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा सकता? शान की मुस्कान खिले हुए सैकड़ों चपरासी फूलों जैसी थी, जिससे उसे देखने वाले सभी लोग भ्रमित हो गए और अपना होश खो बैठे। स्वागत है, स्वागत है। बिल्कुल, आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की इस मोटे लड़के पर इतना ध्यान देगी। मांगे के होठों पर एक चंचल मुस्कान नाच उठी जब उसने जानबूझकर या अनजाने में आज सुबह की अफवाह का जिक्र किया। अपनी बकवास बंद करो तांग मिंग, मैं $2000 का दांव लगा रहा हूं। मैं शर्त लगा रहा हूं कि हारने वाला ज्यादा से ज्यादा एक चक्कर ही दौड़ पाएगा। जब से शान ने आकर उसकी सुर्खियां बटोरी हैं, मीना का धैर्य जवाब दे रहा था। मांगे ने अपना सिर झुकाया और मीना की ओर देखा और फिर शांति से जवाब दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे सुंदर कैंपस बैले सुश ने एक लैप पर 2000 का दांव लगाया है। अगर वह सही हो जाती है, तो वह $2000 का लाभ जीतती है। कुछ ही देर बाद उसने अपनी नज़र मीना से हटाकर जी जुन पर डाली और उसे एक तीखी नज़र से देखा। तो मिस्टर जी, क्या तुम शर्त लगाकर पिछली बार जो कुछ भी हारे हो, उसे वापस जीतना चाहते हो? मांगा की नज़रें दबंग और भयंकर थीं। जी जुन ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं और आंखें चमक उठीं। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अध्याय 10, जुआ भाग 2। अनुवादक, यूट्यूब या शिवम हरसौलिया द्वारा लिखा गया है, इसलिए जल्दी से इसको टॉप पर चल दो। मानो मांगे को पहले से ही अंदाजा था कि जी जुनयान जुए में हिस्सा लेगा। उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए अंगूठे से स्कूल के मैदान की ओर इशारा किया। फिर उसने शांति से कहा, चूंकि मिस्टर जी की दिलचस्पी है, तो कृपया जल्दी से अपना दांव लगाएं। मोटा आदमी आधा चक्कर पूरा कर चुका है, आप कितने चक्करों पर दांव लगा रहे हैं? सभी छात्र, जिन्होंने पहले ही अपना दांव लगा दिया था या लगाने वाले थे, सांस रोककर जी जुन पर नजरें गड़ाए हुए थे। जाहिर था कि सभी को उसके फैसले पर ज्यादा भरोसा था। जी जुन ने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि अपनी नजरें लव पर गड़ा दी, जो अभी भी मैदान में था। उसने उसके हर कदम, हर चाल, उसकी सांसों और यहाँ तक कि उसकी आंखों के भावों को गौर से देखा, मानो वह रेस कोर्स पर दौड़ रहे घोड़ों को देख रहा हो। जी जुन की भौहें और भी सिकुड़ गईं। अपनी टिप्पणियों के बाद वह और भी उलझन में पड़ गया। लव ने देखा कि वह क्या कर रहा है और उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। मिस्टर जी, क्या आपको लगता है कि यह घुड़दौड़ है? आप इतने लंबे समय से देख रहे हैं, अगर आप बुरी तरह हारने वाले हैं तो हमारे साथ मत जुड़िए। बहुत से लोग अपनी बाजी लगाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी जुन ने ये शब्द सुनते ही अपनी भौहें सीधी कर लीं और लव से नजरें हटा लीं, जो अभी भी धीरे धीरे दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय बेफिक्री का भाव था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस साल तो ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े भी इंसानों से बेहतर हैं, तो क्या हुआ अगर मैं इसे घुड़दौड़ जैसा मानूं? मैं 4 राउंड पर $5000 का दांव लगा रहा हूं। ओह, क्या ये तो पागलपन है। जी जुनयान ने तो शर्त लगाई थी कि लव रेत का बोरा लेकर 4 चक्कर लगाएगा, यानी 1600 मीटर। हम हार चुके हैं। जी जुनयान का निर्णय सटीक होना चाहिए था। मैंने केवल उस पर एक चक्कर पूरा करने का दांव लगाया था। मैं निश्चित रूप से हारने जा रहा हूं। आसपास जमा हुए छात्र सदमे में थे। कुछ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि लव 4 चक्कर पूरे कर पाएगा, जबकि कुछ अपने साप्ताहिक भत्ते के खत्म होने का गम मना रहे थे। हालांकि ज्यादातर छात्र जी जुन के लव पर भरोसे से हैरान थे। भीड़ में मीना निश्चित रूप से सबसे ज्यादा गुस्से में और हैरान थी, खासकर तब जब उसने लव के ज्यादा से ज्यादा एक चक्कर पूरा करने पर $2000 का भारी भरकम दांव लगाया था। अब जबकि जी जुन ने भविष्यवाणी की थी कि लव 4 चक्कर पूरे करेगा, तो क्या यह उसके मुंह पर सीधा तमाचा नहीं था? उसे $2000 खोने की चिंता नहीं थी, उसे तो इतने सारे लोगों के सामने अपनी प्रतिष्ठा खोने की चिंता थी। हम 4 चक्कर, 1600 मीटर, वो मोटा सुअर, अगर वो रेत का बोरा उठाए बिना 3 चक्कर भी पूरे कर ले तो ये तो चमत्कार ही होगा। हालांकि जमीना जानती थी कि जी जुन अपनी कब्र खुद नहीं खोदेगा, फिर भी वो अपनी नाराजगी नहीं रोक पाई।
जब मांगा ने ये सुना तो बड़े बैंकर की आंखें अनायास ही चमक उठीं। चूंकि उसका उपनाम लिटिल गैम्बलिंग गॉड था, इसलिए उसने जुआ शुरू करने से पहले अपनी बाजी आंख मूंद कर नहीं लगाई थी। उसने लिंग युन के हाव भाव और चाल ढाल पर भी बारीकी से नजर रखी थी और उसकी भविष्यवाणी भी ठीक 4 चक्करों की थी, जबकि 5 चक्कर और उससे ज्यादा। उसके लिए तो जीत पक्की थी, जो भी उस पर दांव लगाता वह हार ही जाता। अगर किसी ने विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया होता तो कौन सा हाई स्कूल का छात्र 25 किलो का रेत का बोरा उठाकर 2000 मीटर दौड़ पाता। हालांकि जी जुन ने उसे मुश्किल में डाल दिया था। मांगे शांत रहा और बोला, मिस्टर जी की इस पर पैनी नजर है। $5000, 4 से 1। अगर आप जीत गए तो $20000 ले जाएंगे। मुझे लगता है कि आप पिछले राउंड में हारी हुई रकम से ज्यादा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जी जुन ने शुरुआत से ही तांग मेंग की बेचैनी को भांप लिया था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था और मुस्कुराया, ये तो उचित और विनम्र है ना? तुमने पिछले राउंड में मेरे $10,000 जीते थे। अगर मैं इस राउंड में और $10,000 जीत जाऊं तो सब बराबर हो जाएगा। क्या तुम्हें मुझसे पैसे लेने की जरूरत है? तांग मिंग ने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, मिस्टर जी। झाओ ले, इसे रिकॉर्ड कर लो। जी जुन, 4 चक्करों में $5000। ठीक है। मांगे की छोटी सहायक झाओ लेई ने जल्दी से इसे एक छोटी नोटबुक पर लिख दिया। इससे पहले कि वह लिखना समाप्त कर पाता, मांगे ने एक गहरी सांस ली और चिल्लाया, क्या कोई और शर्त लगाना चाहता है? मैं 5 से 10 लैप्स के बीच $1000 का दांव लगा रही हूं। शान ने अपने होंठ थोड़े से खोले लेकिन उनकी आवाज आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरी थी। सस हवा में हौंफने की लहर दौड़ गई और वहां मौजूद हर कोई डर गया। यह कई छात्र दंग रह गए जब उन्होंने शान को अविश्वास से देखा। जी जुन भी ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी अजीबोगरीब आइस क्वीन कैंपस बेब को लव पर इतना भरोसा होगा। भीड़ में झांग लिंग और आर्य सबसे ज्यादा हैरान थे। शान, क्या तुम्हें बुखार है? लव को तो देखो, वो तो शायद 2 चक्कर भी पूरे नहीं कर पाएगा, 5 तो दूर की बात है। लिली ने जल्दी से शान की आस्तीन खींची और उसे मनाने की कोशिश की। यदि भीड़ मौजूद नहीं होती तो वह संभवतः शान के चिकने माथे पर अपना हाथ रखकर देखती कि क्या इस सुंदरी को बुखार है। ठीक है। कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की मिस काओ, लव के 5 से 10 चक्कर लगाने पर $1000 का दांव लगा रही है। अगर वह जीत जाती है तो उसे $5000 और मिलेंगे। मांगे बहुत खुश थी क्योंकि जीत पक्की थी। अब बात यह नहीं रही कि वह कितना पैसा कमा सकता है। जरा सोचिए, अगर मांगे को अपने हाई स्कूल के दिनों में मशहूर कैंपस बैले शान से $1000 कमा पाता तो भविष्य में उसे इस पर शेखी बघारने का पूरा हक होता। ये वाकई एक सपना सच होने जैसा था। आर्य केवल अपनी चमकदार आंखों से शान को घूर रही थी क्योंकि वह सोच रही थी कि क्या उसने अभी कुछ गलत सुना है। शान अपने भाई के बारे में इतना अच्छा सोचती थी। क्या यह उस सुबह की अफवाह हो सकती है? मांगे ने अपने सेवक झाओ लेई से इसे रिकॉर्ड करवाते हुए खिलखिलाकर हंसी। हालांकि शान से पैसे वसूलने की उसे कोई चिंता नहीं थी। इसके बाद उसने जल्दी से स्कूल के मैदान की ओर इशारा किया। साथ ही छात्रों, इस मोटे आदमी की लगन तो देखो, वो दौड़ने में पूरी ताकत लगा रहा है। खैर, कक्षा शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। वाक्य के उस हिस्से तक पहुंचते ही उसकी नज़र कक्षा पर पड़ी और फिर उसने आगे कहा, अगर सबको मेरी जुए की आदतों पर भरोसा है तो मैं, मांगे, अभी स्कूल के मैदान में जाकर लव के पूरे होने वाले चक्करों पर नजर रखूंगा। जहां तक दर्शकों की बात है, आप लोग कक्षा में वापस जाएं और कक्षा समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। मैं सबको बता दूंगा कि लव आखिर में कितने चक्कर पूरे करता है। बेशक, अगर मेरे साथ दांव लगाने वाले लोग चिंतित हैं तो आप कक्षाएं छोड़ सकते हैं और मेरे साथ चक्कर गिनने के लिए आ सकते हैं। हालांकि मांगे की नजरें अपने ऊंचे भाषण के अंत तक जी जुन के चेहरे पर टिकी रहीं। उसके कारण स्पष्ट थे। जी जुन ने सबसे ज्यादा दांव लगाया था, इसलिए सवाल यह था कि क्या वह कक्षा में वापस जाएगा या उसके पीछे स्कूल के मैदान में जाकर लैप्स गिनेगा। जी जुन मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने उदार भाव से कहा, किंग हाई में कोई भी मांगे कि जुए की नैतिकता पर भरोसा क्यों नहीं करेगा। चाहे कुछ भी हो, चक्करों की संख्या वही रहेगी। मुझे किसी के चक्कर गिनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने मुस्कुराकर शान की ओर विनम्रता से सिर हिलाया और फिर मीना का हाथ पकड़कर वापस कक्षा में चले गए। मांगे भीड़ को हटाने ही वाला था कि तभी उसे एक तेज चीख सुनाई दी। इंतजार। ये सुनकर उन छात्रों की दिलचस्पी बढ़ गई जो कक्षा में वापस भागने को तैयार थे। वे सब वहीं रुक गए और आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। उन्होंने बस आर्य को अपनी भौहें सिकुड़े हुए देखा। वह थोड़ा आगे बढ़ी और अपनी चमकीली आंखों से तांग मेंग को देखा।
फिर उसने कहा, मांगे, चूंकि तुम मेरे भाई का इस्तेमाल जुए का धंधा शुरू करने के लिए कर रहे हो, इसलिए मैं शर्त लगाना चाहती हूँ, क्या ये ठीक है? हालांकि मांगे एक निर्दयी और बहादुर लड़की थी, फिर भी किसी की छोटी बहन का उसके भाई को जुए के लिए इस्तेमाल करने के बाद खुलकर सामने आना थोड़ा अजीब था। खासकर तब जब किंग हाई स्कूल के 4 बड़े गुंडों में से वही एक था जिसे उस पर चुपके से क्रश था। मांगे थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। उसने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ आर्य, यह एक गलतफहमी है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरा और कुछ मतलब नहीं था। मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आर्य की अभिव्यक्ति गंभीर बनी रही क्योंकि उसने अपने बटुए में बचे एकमात्र $500 को निकाला और मांगे को दे दिया। ध्यान से सुनो, ये रहे $500। मैं अपने भाई पर 10 से ज्यादा चक्कर लगाने का दांव लगा रही हूँ। आर्य ने अपनी आंखों में गुस्से को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। वो जानती थी कि वो अपने पैसे बर्बाद कर रही है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। गलियारे में मौजूद हर व्यक्ति सदमे में था। 10 चक्कर, ये तो नामुमकिन है। पता है, 25 किलो का रेत का बोरा लेकर 4000 मीटर दौड़ना। यह कोई काल्पनिक उपन्यास नहीं है। अगर यह विशेष बलों से कोई होता तो मैं इस पर विश्वास करता, लेकिन लव हे। गलियारा छात्रों के बीच चीख पुकार और चर्चाओं से भरा हुआ था। आर्य, खांसी खांसी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, भले ही हम यहाँ मौज मस्ती के लिए जुआ खेल रहे हैं, लेकिन अगर तुम शर्त हार गई तो मैं तुम्हें पैसे नहीं लौटाऊंगा। सिर्फ द्वेषवश ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मांगे जानता था कि आर्य का परिवार मुश्किल में है, इसलिए उसने आर्य द्वारा दिए गए पैसे नहीं लिए। इसके बजाय उसने उसे समझाने की कोशिश की। जी जुन ने भी आर्य को धीरे से सलाह देने की कोशिश की, आर्य, आपके भाई के लिए 10 से अधिक चक्कर लगाना असंभव है। अपना पैसा बर्बाद मत करो। मांगे एक शातिर और लालची व्यक्ति है, आप वास्तव में ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये निर्विवाद था कि जी जूनियन चालाकी में माहिर था, क्योंकि उसने आर्य को सांत्वना देते हुए मांगे को छोटा कर दिया था। उनके बगल में खड़ी शान ने अपनी साफ और चमकदार आंखों से आर्य को देखते हुए एक शब्द भी नहीं कहा। वह मन ही मन इस लड़की की बहादुरी और उग्र स्वभाव की प्रशंसा कर रही थी। एक बेहद अरुचिकर आवाज रहस्यमय ढंग से गरजी, मैं कहती हूँ, जी जुन, क्या तुम आज अपनी दवाइयाँ भूल गईं? कोई अपने भाई के लिए अपना पैसा बर्बाद करने को तैयार है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? हे भगवान, मैंने $2000 की शर्त लगाई थी, तुमने आंख भी क्यों नहीं झपकाए? स्वाभाविक रूप से उस आवाज की मालिक मेना थी। वह शुरू से ही जी जुनयान से नाराज थी। जी जुन ने बार बार आर्य का बचाव किया था और उसका पक्ष लिया था, जबकि मेना आधिकारिक तौर पर उसकी प्रेमिका थी। उसके गुस्से के आधार पर यह पहले से ही एक सराहनीय उपलब्धि मानी जा रही थी कि वह तब तक उसे रोक पाए। यदि उसे जी जुन के परिवार की शक्ति के बारे में विचार न होता, तो वह चिल्लाकर अपना सिर फाड़ देती। आर्य को मेना की मेहमाननवाजी करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने जबरदस्ती $500 मांगे के हाथों में थमा दिए और फिर पलटकर अपनी कक्षा में वापस चली गई। अपने क्रश की आंखों में गुस्सा और नफरत देखकर मांगे अब खुद को संभाल नहीं पाया। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। उसने लापरवाही से $500 झाओ लेई के हाथों में फेंक दिए और झुंझलाहट से कहा, बर्खास्त बर्खास्त। मैं मैदान की तरफ जा रहा हूँ। जो लोग इच्छुक हैं, वे मेरे पीछे आ सकते हैं। जब उसका काम पूरा हो गया, तो वह झाओ लेई की भी परवाह नहीं कर सका और भीड़ के बीच से निकलकर सीढ़ियों की ओर भागा। वह स्वयं देखना चाहता था कि लव कितनी बार दौड़ सकता है। तारांकन अंगूठी। मांगे के स्कूल से बाहर निकलते ही घंटी बजी, लेकिन स्कूल से अनुपस्थित रहना उसके लिए एक आम बात थी। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लव कितनी देर तक टिक सकता था? वह कितनी बार दौड़ सकता था? ये सवाल सिर्फ जुए में भाग लेने वालों का ही नहीं था, बल्कि हर छात्र के मन में था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो सुपर टॉप नॉवेल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल। धन्यवाद।